हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक-ठाक है। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट के बारे में। हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं, ये बात तो सही है। स्पेशली डेनिम की इंडस्ट्री बहुत मुतासर हुई है, टॉवल की बहुत मुतासर हुई है, होम टेक्सटाइल्स की भी हुई है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, कॉटन एक्सपोर्ट, यार्न एक्सपोर्ट और ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट इसमें इतना असर नहीं आया। पड़ा ज़रूर है लेकिन इतना नहीं आया। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, ये ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट यानी ग्रे फैब्रिक जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रे फैब्रिक या रॉ फैब्रिक है जो वीविंग के लूम पे बनता है और फिर उसको रोल बना के या बेल्स में उठा के हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये जो फैब्रिक एक्सपोर्ट होता है ना, ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में होता है, ज़्यादातर मोस्टली। अच्छा, क्यों होता है ये यूरोपियन कंट्रीज में? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ब्लीचिंग प्लांट्स और डाइंग प्लांट्स लगे हुए हैं और वो अपनी ब्लीचिंग और डाइंग को कंट्रोल करने के लिए, कलर को कंट्रोल करने के लिए, मर्सराइजिंग सनफराइजिंग को कंट्रोल करने के लिए, श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए अपने मुल्क में डाइंग और ब्लीचिंग करते हैं। तो चूंकि उनकी अपनी मशीनरी लगी हुई है, सारे ऑर्डर्स उनको वहां से मिलते हैं, वहां से आते हैं, तो इसलिए वो इंपोर्ट तो करेंगे, आपका भी कॉटन भी इंपोर्ट करेंगे, यान भी करेंगे और सबसे ज्यादा ग्रे फैब्रिक इंपोर्ट करेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी जो ग्रे फैब्रिक की वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ग्रे फैब्रिक जो हमारा एक्सपोर्ट होता है ज़्यादातर कहाँ पे होता है? बेल्जियम में बहुत होता है, वहाँ बहुत ब्लीचिंग और डाइंग प्लांट्स हैं, प्रिंटिंग फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे। आपका जर्मनी में होता है, थोड़ा बहुत फ्रांस में होता है, पोलैंड में होता है, साइप्रस में होता है। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, जर्मनी तो टेक्सटाइल का हब है, ये जो वीविंग वगैरह सब स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो ये लोग वीविंग नहीं करते ज़्यादातर वहाँ पे, क्योंकि वीविंग इनको बहुत, दो वजह से याद रखना, दो वजह से वीविंग बहुत कम है यूरोप के अंदर। अच्छा, याद है, आयरलैंड में भी है, आयरलैंड और यूके में भी है। दो वजह से वीविंग उनके यहाँ ना होने के बराबर है, बहुत कम वीविंग है। रीज़न बता रहा हूँ। एक सबसे पहली चीज़ है कि जो रॉ मटेरियल है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल कॉटन है और रॉ मटेरियल यार्न है और रॉ मटेरियल पॉलिएस्टर है। भाई वो थोड़ी बनाते हैं, ना वो कॉटन बनाते हैं, ना वो यार्न बनाते हैं, ना वो पॉलिएस्टर बनाते हैं। तो इसलिए उनका रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता है, चाइना से, पाकिस्तान से, टर्की से, अलग अलग मुल्कों से वो इंपोर्ट करते हैं अपने, जो उनको बहुत महंगा पड़ता है। उसके बाद वो वीव करते हैं तो और महंगा पड़ता है कि बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट। इस वजह से वो वीविंग इतनी नहीं करते है। वीविंग है थोड़ी बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वीविंग वो आपसे करवाते हैं, क्योंकि ग्रे फैब्रिक है, अगर कोई छोटे मोटे डिफेक्ट्स भी होंगे तो जब वो डाइंग और प्रिंटिंग करेंगे तो उसमें छुप जाएंगे। एक होती है ना डाइबल क्वालिटी, एक होती है प्रिंटेबल क्वालिटी, तो ज्यादातर डिफेक्ट्स इसमें छुप जाते हैं। तो वीविंग वो आपसे नहीं करवाते, डाइंग अलबत्ता वो आपसे कराते हैं। अच्छा, डाइंग क्यों करवाते हैं उसकी रीजन बता रहा हूँ। उसके भी दो रीजन है। डाइंग का रॉ मटेरियल क्या है? डाइज। डाइज जो होती है ना, जितनी भी डाइज होती है, और डाइज की बड़ी बड़ी कंपनी कौन सी है? क्लैरियंट, आर्कारोमा, डायस्टार, BASF, यही सारी है ना। ये सारी जो कंपनीज होती हैं, ये सारी कंपनीज तो यूरोपियन या अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज की तो कंपनीज हैं, जिनसे या तो इन्होंने हमारे यहाँ अपने प्लांट लगाए हुए हैं या ये इंपोर्ट, अमूमी तौर पे हमें इंपोर्ट करके यूरोप से हमें आके बेचती हैं। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी वहाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, ये ऑलरेडी वहाँ यूरोप में बना रही हैं, तो उनका रॉ मटेरियल उनको वहीं दस्तियाब है, उनकी डाइज उनकी वहीं दस्तियाब है। ये नाम सुने होंगे ना आपने, BASF कंपनी है, डाई स्टार है, आर्क्रोमा है, क्लैरियंट है, ठीक है। ये जितनी भी कंपनियां हैं ज़्यादातर ये सारी वहीं की कंपनी है, कोई पाकिस्तानी कंपनियां थोड़ी हैं, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो उनका रॉ मटेरियल उनको वहीं दस्तियाब है। तो रॉ मटेरियल, अब जाहिर बात है वो यहाँ से तो नहीं मंगा रही, वो तो वहीं का इस्तेमाल कर रही है। तो एक तो उनको सस्ता पड़ गया, तमाम बाइंडर्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह सब उनको वहाँ सस्ता पड़ गया। दूसरी चीज़, उनकी जो लेबर कॉस्ट है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा है तो महंगी, लेकिन प्रोसेस कम है इसमें। अब वीविंग में देखो, पहले तो सारा वेयर हाउस में यार्न ला के रखो, फिर उसके बाद उसकी वो क्या वार्पिंग करो, क्रेलिंग करो, साइजिंग करो, बीम बनाओ, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यहाँ कौन सा प्रोसेस है? सीधी सीधी मशीन में लगाओ, टक करके ब्लीच करता फैब्रिक निकल जाता है, टक करके डाइंग करता फैब्रिक निकल जाता है। तो इसलिए अच्छा, उनके प्लस लैब डेप्स का मसला होता है, कोई कलर मैचिंग का मसला है, उसमें शाइनिंग लानी है फैब्रिक में, श्रिंकेज। अब जैसे हम श्रिंकेज करते हैं तो 5-7% करते हैं, वो 10 से 12% श्रिंक मारते हैं पूरा। तो कहने का मतलब यह है कि वो अपनी क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ब्लीचिंग और डाइंग प्लांट्स वहां लगाए हुए हैं यूरोप में और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट हमारे मुल्क से बहुत हो रही है। तो ये दिस इज योर टाइम, और हमारे पास भी बहुत सारे ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट के कस्टमर्स हैं जो हम लोगों को देते हैं, वो भी आप हमसे खरीद सकते हो। प्रॉपर इसकी कंसल्टेंसी हम हमसे ले सकते हो। मेरा ऑफिस ख़याबान राहत में, डिफेंस कराची में, अलबत्ता ऑनलाइन भी आप मेरी कंसल्टेंसीज ले सकते हो, ठीक है। गाइस, अपना खास ख्याल रखें, मेरी ई बुक्स खरीदें, मेरी नई ई बुक आने वाली है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल फॉरेन कस्टमर्स, इसको ज़रूर खरीदें। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।